नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन जो है ये ठोस का गैस में बदलना। याद रखिएगा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वही रहता है। याद रखिएगा कि पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का जो स्तर है वही रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वही रहता है, बदलता नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, दोगुना हो जाता है। याद रखिएगा जब किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, दोगुना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है तो चूना पत्थर। याद रखिएगा कि सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है चूना पत्थर। नेक्स्ट है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। याद रखिएगा O3 जो है ये ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कि सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, 4 प्रकोष्ठ होते हैं सामान्य मानव हृदय में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब रिसाव हुआ था, 1984 को हुआ था। याद रखिएगा 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है कि डीएनए का आश्रय क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा होता है। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल रंजक का रंग हरा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि Mg। मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, संकेत में लिखते हैं। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। नेक्स्ट है कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है, तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो विषाणु से। याद रखिएगा कि विषाणु से सूक्ष्म जीव से एड्स होता है। ठीक है दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स के जांच के लिए देखिए एड्स के चेकअप के लिए पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के जांच के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि डैश 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 सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, तो देखिए अस्टोमाटा। अस्टोमाटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। याद रखिएगा कि कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। याद रखिएगा दोस्तों कि रेफ्लेसिया जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पौधों का आहार कारखाना है पत्तियां। याद रखिएगा दोस्तों कि पौधों का आहार कारखाना क्या है, पत्तियां। नेक्स्ट है कि पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है, तो पत्ती। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग सांस लेता है, पत्ती जो है ये सांस लेता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट, जिसको हम लोग खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है, तो द्विखंडन से। याद रखिएगा कि ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है, द्विखंडन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे हल्का तत्व क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, और सबसे हल्की धातु क्या है, तो लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्त, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन सी को। याद रखिएगा कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अच्छा ये बताइए कि विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन
सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलना, ये विटामिन सी की कमी से ही होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। याद रखिएगा कि विटामिन ई की कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल। याद रखिएगा टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। देखिए विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, ठीक है, वही बोलते हैं बंधेपन, कुछ जीवों में बंधपन हो जाता है विटामिन ई के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। याद रखिएगा मनुष्य की हड्डी जो है फिब्यूला ये पाई जाती है, ये पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज। याद रखिएगा कि मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विषाणु होते हैं तो डीएनए अथवा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो विषाणु में होते हैं डीएनए अथवा आरएनए। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। याद रखिए कि किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? यूरिया। अच्छा यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NH2CO NH2। याद रखिएगा कि NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण, ठीक है। केशिका क्रिया का गुण यानी ब्लेटिंग पेपर का स्याही के अवशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण। नेक्स्ट है कि फोबोस और डिमोस उपग्रह है, तो आपको पता होगा मंगल के उपग्रह है फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है? तो चंद्रमा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है यानी नज़दीक ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह किसका है? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह वह है दोस्तों बुध, और सबसे दूर स्थित ग्रह सूर्य से तो वह है दोस्तों वरुण, और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? मंगल को लाल ग्रह। और शुक्र को पृथ्वी का भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक है, यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जो है सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है कि नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है? तो प्रोटोनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है? तो जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हेमाटाइट अयस्क है, तो यह है दोस्तों लोहा का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। तो हेमाटाइट अयस्क है लोहा का। नेक्स्ट है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है दोस्तों गुर्दे का। याद रखिएगा कि नेफ्रोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? गुर्दे का। नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है। अच्छा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। याद रखिए कि मानव पित्त की जो प्रकृति होती है अम्लीय। नेक्स्ट है कि एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का, ठीक है दोस्तों, एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का। नेक्स्ट है एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि पारसेक इकाई में मापा जाता है तो अंतरिक्ष की दूरी मापा जाता है। याद रखिएगा कि पारसेक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यस्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। याद रखिएगा दोस्तों कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यस्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है आर्द्रता ग्राही कहा जाता है। याद रखिएगा नमी में
खुला छोड़ देने पर इनमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है आर्द्रता ग्राही। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है, ऊर्जा। ठीक है, यानी किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है, ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजनीकरण। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो हाइड्रोफोबिया। याद रखिएगा कि कौन सी बीमारी तो पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो हाइड्रोफोबिया जो है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो न्यूटन ने। याद रखिएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, न्यूटन। नेक्स्ट है कि गलगंड जो है ये थायराइड की बीमारी है, किसकी है, गलगंड थायराइड की बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है कहलाती है, सीरम विज्ञान कहलाती है। याद रखिएगा कि वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है कहलाती है सीरम विज्ञान। नेक्स्ट है आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो फेलिक्स हॉफमैन ने। याद रखिएगा कि आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया फेलिक्स हॉफमैन ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वोल्टमीटर। क्या है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वोल्टमीटर। नेक्स्ट है कि पीतल मिश्रण है जिंक और तांबा का, तांबा और जिंक का पीतल मिश्रण है। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। जिंक का Zn परमाणु संख्या 30 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट थोरियम खनिज है, यानी सवाल पूछता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है पलीहा में। याद रखिए दोस्तों कि आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। तो लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है पलीहा में, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है किसकी कमी के कारण अरक्ता यानी कि एनीमिया रोग होता है, तो लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26। अब देखिए किसकी कमी के कारण अरक्ता होता है, तो रोग होता है, तो लोहा की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संपर्श में यह आग पकड़ लेता है, यानी कि हवा के स्पर्श में आने पर क्या कर लेता है, केरोसिन सोडियम जो है ये आग पकड़ लेता है। तो सोडियम को केरोसिन तेल में नीचे रखा जाता है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये लोहा पाया जाता है। लोहा का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, XY। याद रखिएगा कि मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, XY। अच्छा, पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो B और C जो है ये पानी में घुलनशील है, और वसा में A, D, E, K। A, D, E के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। याद रखिएगा कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Ca, परमाणु संख्या 20। नेक्स्ट है कि जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, तो ये है दोस्तों HIV का, ह्यूमन अमीनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन अमीनो वायरस, यानी एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, HIV का। नेक्स्ट है
कि रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो फोलिक एसिड के अभाव के कारण। याद रखिएगा कि फोलिक एसिड अभाव के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब कहाँ बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। ठीक है, तो विद्युत बल्ब बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुने समय से। याद रखिएगा कि आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुने समय से यानी फोर्स गुने टाइम से। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पे काम करता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 71% और 26% पाया जाता है हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% और हीलियम 26% और बाकी अन्य गैस पाई जाती है। हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें, ठीक है, सवाल पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट? 71%। ठीक है, उसके बाद 26% हीलियम पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पे। नेक्स्ट है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। याद रखिएगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? तो चार्ल्स का नियम, या कौन सा नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मैक्स प्लांक ने। याद रखिएगा कि मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। अभी बताए थे कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नेक्स्ट है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? 11 होता है और इस सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है? Na। परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसको बाहर निकालने पर हवा के संक्रमण में जल उठता है। ठीक है, इसीलिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कि किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो चांदी में, और चांदी का संकेत होता है Ag। इसका परमाणु संख्या होता है 47। याद रखिएगा। तो विद्युत किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो चांदी में होती है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अमीबा है तो एक कोशिकीय जीव है। क्या है दोस्तों? अमीबा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? ये दोस्तों नीला रंग का होता है। याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से लिटमस जो है किस रंग का होता है? नीला। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि द्वारा। याद रखिएगा कि वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां। याद रखिएगा कि पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल। ठीक है दोस्तों, यानी बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल लगाया जाता है बैलों के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल कि दाद होने का कारण है कवक। याद रखिएगा कि दाद होने का कारण क्या है? कवक। नेक्स्ट है कि कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है ध्रुवीकरण। क्या है दोस्तों? ध्रुवीकरण, यानी कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है कि त्वरण की सही इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का संकेत क्या होता है? ए होता है। इसका त्वरण का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन। तो त्वरण की सही इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। याद रखिएगा कि बादलों में
विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी जीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे बड़ी सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है कि पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो जेसी बोस ने की। याद रखिएगा कि पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? जेसी बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अपर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। नेक्स्ट है किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो अवतल लेंस। याद रखिएगा कि किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से? तो अवतल लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि केल्विन पैमाने के तापमान पर जल का क्वथनांक 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, केल्विन पैमाने के तापमान पर जल का क्वथनांक जो है ये 273 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ठीक है, याद रखिएगा कि लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है, सवाल है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमेड। याद रखिएगा गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट है कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। याद रखिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपरूप है। कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्र पगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र पगामी। यानी कि पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्र पगामी। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यह है दोस्तों बृहस्पति। याद रखिएगा सबसे छोटा कौन सा है? बुध है सबसे छोटा, सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। एक होता है खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च, यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। याद रखिए कि मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, तो 120 दिन होता है। यानी लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। याद रखिएगा कि मानव शरीर के किस भाग में? तो मस्तिष्क में प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। याद रखिएगा, ठीक है, लोहा का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट है कि चेचक का टीका का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर थे। कौन थे दोस्तों? चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? वो है दोस्तों HCl। याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। याद रखिएगा कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। नेक्स्ट है कि दही में मौजूद अम्ल है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है दोस्तों? दही में लैक्टिक अम्ल है दही में। और मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों मसूड़ा से संबंधित है। याद रखिएगा कि पायरिया रोग जो है ये मसूड़ा में होता है, पायरिया रोग। नेक्स्ट है कि कौन सा धातु एक द्रव है? वह है दोस्तों पारा। अगर यहाँ पे धातु की जगह अधातु रहता
तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रोमीन हो जाता है। ब्रोमीन का संकेत Br होता है और पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। परमाणु संख्या 80 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा धातु एक द्रव है, तो पारा। अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता, ठीक है, Br। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है, ये है दोस्तों कैमरा के। याद रखिएगा कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है, कैमरा के, ठीक है दोस्तों। तो हमने साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कवर कर लिए हैं, कल करेंगे 29। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।